मेरा नाम सिमरन है। मैं बहुत खूबसूरत थी और इतनी ज़्यादा खूबसूरत थी कि लोग मुझे देखते ही रह जाते थे, क्योंकि मैं पतली दुबली और कमसीन सी लड़की थी। मेरी हाइट 5 फीट 8 इंच थी, इसलिए मैं और भी ज़्यादा खूबसूरत लगती थी। लोगों को मुझे देखकर यही लगता था कि मैं 18 या 19 साल की लड़की हूँ, लेकिन मेरी उम्र लगभग 28 साल थी। लोग मुझे देखकर हैरान रह जाते थे कि मैं बहुत ज़्यादा खूबसूरत हूँ। इसीलिए मेरे बहुत सारे रिश्ते भी आते थे, लेकिन मेरे माता पिता मेरी शादी किसी ऐसे परिवार में करना चाहते थे जहाँ पर सास ससुर का चक्कर ही ना हो, और ऐसा रिश्ता फाइनली मेरे माता पिता को मिल भी गया था, क्योंकि जिस लड़के के साथ मेरी शादी होने जा रही थी वह अकेला था। उसके साथ सिर्फ उसका एक छोटा भाई रहता था जो कि जॉब पर जाता था। दोनों ही भाई अलग अलग जगह पर नौकरी करते थे। मेरे ससुराल का घर भी बहुत बड़ा था। मेरे ससुराल में जो कुछ भी था मेरे होने वाले पति और देवर का ही था। इसलिए मेरे माता पिता को यही लगता था कि उन्हें मेरी शादी यहीं पर कर देनी चाहिए। यह रिश्ता हमारे पड़ोस में रहने वाले पंडित जी ने बताया था, क्योंकि वह रिश्ते करवाते थे। उन्होंने इस लड़के की बहुत तारीफ की थी। मेरे माता पिता जब लड़के को देखने गए थे तो उन्हें लड़का और उसका घर और उसका बिजनेस बहुत पसंद आया था, इसलिए वह रिश्ते से इनकार ना कर सके और उन्होंने मेरा रिश्ता फाइनल कर दिया था। पहले मेरी इंगेजमेंट हुई थी और उसके बाद मेरी शादी की डेट भी फाइनल हो गई थी। मैं अपनी शादी से बहुत खुश थी, क्योंकि लोगों का कहना था कि जैसी सिमरन है वैसे ही उसका होने वाला पति है। क्योंकि मेरा होने वाला पति भी बहुत ज़्यादा स्मार्ट था, उस पर भी काफ़ी सारी लड़कियों का दिल आ जाता था। फाइनली मेरी शादी हो गई थी और मैं विदा होकर अपनी ससुराल आ गई थी। मैं बहुत खुश थी। शादी की पहली रात मेरे पति ने मुझसे बहुत अच्छे से बात की थी, लेकिन एक बात बहुत अजीब थी कि उन्होंने शादी की पहली रात ही मुझसे कह दिया था कि तुम्हें मेरे भाई का बहुत ख्याल रखना है, उसे हमेशा अपने छोटे भाई की तरह समझना। जिस तरह से वह मेरा भाई है उसी तरह से वह तुम्हारा भी भाई है, इसलिए उसके साथ कभी भेदभाव मत करना। मैंने उनको यकीन दिलाया था कि मैं उनके भाई का बहुत ख्याल रखूंगी, क्योंकि उस बेचारे का भी तो इस दुनिया में हम लोगों के अलावा कोई नहीं था। मेरे पति मेरे इस जवाब पर बहुत खुश हुए थे। मुझे खुशी हुई थी कि मेरी शादी अच्छे इंसान के साथ हुई है, जिसके साथ मैं सारी ज़िंदगी और आराम से और खुशी खुशी ज़िंदगी गुजार सकती हूँ। लेकिन मेरी शादी को अभी कुछ महीने ही गुजरे थे। मेरी ससुराल बहुत ही नॉर्मल सी थी, लेकिन मुझे लगता था कि मेरे लिए इस नॉर्मल सी ज़िंदगी में भी ढेर सारी खुशियाँ आ जाएगी। मेरे पति के माता पिता तो नहीं थे, ना ही कोई उनकी बहन थी। सिर्फ एक छोटा जवान भाई था और वह भी जॉब करता था। मेरे पति की जॉब बहुत अच्छी थी, वह मेरी हर ख्वाहिश को पूरा किया करते थे। इस घर में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी और ना ही घर में खाने पीने की कोई तंगी थी। मैं बेफिक्र रहती थी कि यहाँ पर तो काम का भी कोई झंझट नहीं है और ना ही सास ससुर की कोई प्रॉब्लम है। यही खूबी देखकर तो मेरे माता पिता ने मेरी शादी यहाँ पर की थी। मेरा देवर देखने में बहुत सीधा सा लड़का था। मेरे पति ने भी शादी के बाद मेरे ऊपर कोई लंबी चौड़ी जिम्मेदारी नहीं डाली थी और इनका सिर्फ मामूली सा यही कहना था कि मेरे लिए मेरा छोटा भाई बहुत अजीज है, मैंने उसे पिता बनकर पाला है, इसलिए उसके जिम्मेदारी मैं अब तुम्हें देता हूँ। कभी भी उसको किसी चीज़ की कमी नहीं होनी चाहिए। मुझे तो कोई ऐतराज़ था ही नहीं, क्योंकि मैंने उन्हें शादी की पहली रात भी भरोसा दिला दिया था
कि मैं उनके भाई को हमेशा अपने छोटे भाई की तरह ही ख्याल रखूँगी, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों वह बार बार मुझे इस बात को याद दिलाते रहते थे कि मुझे उनके भाई के साथ किसी तरह की कोई कमी नहीं होने देनी है, और मेरा छोटा भाई मेरे साथ साथ तुम्हारी भी जिम्मेदारी है। और उनका कहना था कि तुम्हारी वजह से मेरे भाई को कभी कोई परेशानी भी नहीं होनी चाहिए। मेरा पति मेरी इन बातों से बहुत खुश रहता था, क्योंकि मैं उसे हमेशा भरोसा दिलाती थी कि मैं कभी भी उसके भाई को निराश नहीं होने दूंगी और ना ही कभी उन्हें शिकायत का मौका दूंगी। जबकि मेरे पति को तो शादी की पहली रात भी अपने भाई की ही फिक्र सता रही थी। उन्होंने मेरी तारीफ तक नहीं की थी, ना मुझे यकीन दिलाया था कि वह मुझसे खुश रहेंगे। हाँ, पर मैं तो बहुत खुश थी, क्योंकि मैं दुल्हन बनकर बहुत खूबसूरत लग रही थी। मगर मेरे पति को मेरी खूबसूरती से भी कोई लेना देना नहीं था। मुझे तो ऐसा लगता था जैसे यहाँ शादी होने के बाद मेरे भाग जाग जाएंगे। फिर मैंने सोचा था कि अभी दिन ही कितने हुए हैं, अभी तो मैंने ठीक तरह से अपने पति को परखा भी नहीं है, इसलिए मैं किसी भी नतीजे के बारे में सोचकर अपना दिमाग खराब नहीं करना चाहती थी। मैं अपने पति की इस बात से मायूस तो हुई थी, लेकिन यह सोचकर खामोश हो गई थी कि मेरा पति बहुत अच्छा है। हाँ, पर वह अच्छे तो थे, लेकिन कुछ सीरियस बिहेवियर के भी थे। उनसे तो किसी तरह का कोई मजाक भी नहीं कर सकते थे। उन्हें अपनी पत्नी की तारीफ तक करना नहीं आता था, मगर उन्होंने मेरा ख्याल बहुत रखा था, और इसके अलावा उन्होंने मुझे कभी शिकायत का मौका तक नहीं दिया था। शादी के कुछ दिनों बाद ही मैंने सारी जिम्मेदारियां संभाल ली थी, क्योंकि मेरे पति ने कह दिया था कि अब यह तुम्हारा घर है, तुम इसे जैसे चाहे चला सकती हो और इस घर में हमेशा खुश रहो। मैं सारा दिन घर में अकेली होती थी। मेरा पति तो काम पर चला जाता था और देवर देर से ही घर वापस आता था। मेरा देवर भी आधा दिन जॉब करता था और आधा दिन वह अपने दोस्तों के साथ रहता था, और घर के अंदर आते ही वह खुद को कमरे के अंदर बंद कर लिया करता था। इस घर में बहुत ही शांति और सुकून था, क्योंकि मुझे कोई भी किसी बात पर टोकने रोकने वाला नहीं था। मैं अपनी मर्जी से ही सब कुछ करती थी, क्योंकि मेरे माता पिता चाहते थे कि उनकी बेटी जिस तरह खुले माहौल में अपने मायके में रही है, उस पर किसी ने कभी रोक टोक नहीं की। इसी तरह की उसकी ससुराल मिलनी चाहिए। तभी तो मेरी शादी में इतना वक्त लग गया था, वरना मेरे इतने ज़्यादा रिश्ते थे कि मेरे माता पिता इनकार करते हुए थक चुके थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि मैं बहुत खूबसूरत थी, लेकिन मेरे माता पिता को तो उनकी पसंद का ही रिश्ता चाहिए था। इसलिए उन्होंने ना जाने कितने ऐसे रिश्तों को तो ठुकरा दिया था, जहाँ पर फैमिली बड़ी थी, या फिर सास ससुर थे, या फिर उनका घर छोटा था। मेरे ससुराल का घर तो काफ़ी बड़ा था। मुझे यहाँ पर फुल आज़ादी थी। मैं महारानी बनकर पति के घर में रहने लगी थी और ऐश करने लगी थी। शादी के 2 महीने गुजर गए थे। मेरा पति मेरी हर डिमांड को पूरी करता था, और देवर सिर्फ खाना खाने के टाइम पर ही सामने आता था, मगर तब भी वह खामोश खामोश से रहता था और खामोशी से अपना खाना खत्म करके वापस अपने कमरे में चला जाता था। वह सिर्फ अपने काम से काम ही रखता था। दोनों ही भाई काफ़ी सीरियस बिहेवियर के थे। मुझे लगा था कि मेरे देवर का बिहेवियर थोड़ा मजाक करने वाला होगा, मगर मुझे आइडिया नहीं हुआ था कि वह खामोश बिहेवियर का नहीं है, बल्कि वह मुझसे खुश नहीं है। मेरे पति ने एक दिन उनसे बात की थी और उनसे मेरे बारे में पूछने लगे थे कि क्या तुम्हें अपनी भाभी पसंद नहीं आई, तो मुझसे बात क्यों नहीं करते हो, या फिर मेरी पत्नी ने तुम्हें कुछ कह दिया, या फिर मेरी पत्नी तुम्हारी किसी जिम्मेदारी में कोई कमी कर रही है।
तुम्हें मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। जैसी भी बात है तुम मुझे खुलकर बता सकते हो। मेरे पति ने साफ शब्दों में कह दिया था कि अगर मेरी पत्नी तुम्हारा ख्याल नहीं रख सकती तो मुझे भी ऐसी औरत घर में नहीं चाहिए। मैं अपने पति के इन शब्दों पर दंग रह गई थी। मुझे लगने लगा था कि मेरा पति मेरे प्यार में पागल हो गया है। अब जैसा मैं उनसे कहूँगी वह वैसा ही करेंगे और मेरे बिना तो वह रहने के बारे में सोच भी नहीं सकते। मगर उस दिन पहली बार मुझे एहसास हुआ था कि मेरे पति के लिए उसके भाई से बढ़कर कोई भी नहीं था। मैं घबराकर अपने देवर की तरफ देखने लगी थी कि मेरे देवर का ख्याल तो मैं अच्छी तरह से रखती हूँ, टाइम पर उसके सारे काम करती हूँ, उसे टाइम पर ही खाना देती हूँ, तो फिर उसे मुझसे ऐसी कौन सी प्रॉब्लम थी। मैं टाइम से खाना बनाकर उसके कमरे में रख कर आई थी। वह बात अलग थी कि वह खाता था या नहीं। मैंने इस बात की कभी खबर भी नहीं रखी थी। मेरे पति के सवाल पर भी मेरे देवर ने मुझे देखा था और मैं बार बार उन दोनों के चेहरे को देख रही थी। मेरा देवर कहने लगा था कि मुझे तो लगता है कि भाभी को मैं सिर्फ बोझ ही लगता हूँ, इसलिए मैं ज़्यादा उनके सर पर सवार नहीं होना चाहता। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से उन्हें कभी किसी परेशानी का सामना करना पड़े। मैं हक्का बक्का से खड़े होकर अपने देवर को देखने लगी थी। ना जाने उसे ऐसा क्यों महसूस हुआ था कि वह मुझ पर बोझ है। हालांकि वह खुद भी मुझसे बात नहीं करता था। उसने अभी तक मुझसे बात करने की शुरुआत ही नहीं की थी और तो और वह अपने किसी काम के बारे में मुझसे नहीं कहता था। मैं खुद ही उसके काम कर दिया करती थी। मेरा पति तो यह सुनकर मुझे कड़ी नज़रों से घूरने लग गया था और कहने लगा था कि मेरे भाई की शिकायत दूर कर दो, वरना मैं भी यही समझूंगा कि तुम्हें मेरा भाई बोझ लगता है, क्योंकि मेरे भाई की खुशी से बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं है। मैं तो अपने पति की बात सुनकर पागल सी हो गई थी, क्योंकि मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यहाँ हो क्या रहा है। मैं जल्दी से अपने देवर को यकीन दिलाने लगी थी कि मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे देवर ने तो लापरवाही से कंधे उचका दिए थे और कहने लगा था कि ठीक है भाभी, मैं कुछ दिन में ही आपको देख लूँगा कि आप मुझसे कितने खुश हो। मेरा पति अपने भाई को बार बार कहने लगा था कि मेरी पत्नी अब तुम्हारा पहले से भी ज़्यादा ख्याल रखेगी, क्योंकि यह भी इस बात को अच्छी तरह से जानती है कि मेरा भाई मेरे लिए कितना स्पेशल है। अब तुम्हें कोई परेशानी हो तो तुम मुझे बता देना। मुझे उस दिन ऐसा लगा था जैसे वह घर मेरे पति का नहीं बल्कि मेरे देवर का था। मेरा देवर तो वहीं जम कर बैठ गया था, जबकि मेरे पति के पीछे वह ज़्यादातर अपने कमरे में ही रहता था। मैंने सोच लिया था कि मैं अब अपने देवर का इतना ख्याल रखूंगी कि वह मेरी तारीफ किए बिना रह नहीं पाएगा। उस दिन के बाद मैं अपने देवर के आगे पीछे घूमने लगी थी। वह घर आता था तो उसे उसके कमरे में खाना देने जाती थी और जब तक वह खाना नहीं खा लिया करता था तब तक मैं उसके कमरे से बाहर नहीं आती थी और शाम को चाय बनाकर भी उसे पिलाती थी ताकि हम एक साथ बैठकर चाय पी सके। मेरा देवर मेरी इतनी सेवा पर मेरे साथ फ्री होने लगा था और अब वह जॉब पर से आने के बाद घर में भी रुकने लगा था। एक दिन वह मुझसे बातें करते हुए मेरी बहुत तारीफ करने लगा था। वह समझ रहा था कि मैं बहुत कम उम्र की और नादान लड़की हूँ। जाहिर सी बात है, सब लोग ही मेरे बारे में ऐसा कहते थे, क्योंकि मैं थी ही ऐसी। लेकिन अपने देवर के मुंह से भी इस बात को सुनकर मैं हंस पड़ी थी। मैं सच में बहुत खूबसूरत थी और शादी के बाद तो मैं और भी ज़्यादा खूबसूरत हो गई थी, जबकि मेरी उम्र 28 साल थी।
फिर भी मेरा चेहरा मासूम लड़कियों जैसा लगता था और मैं हमेशा ही ऐसी थी और अपनी उम्र से छोटी लगती थी। अपने देवर को भी जब मैंने अपनी उम्र बताई तो एक पल के लिए वह खामोश हो गया था। फिर बोला कि इस बात से क्या फ़र्क पड़ता है, मेरे देवर की उम्र तो 22 साल थी। उसने ऐसा क्यों कहा था, मैं इस बात को नहीं समझ पाई थी और मैंने सिर्फ हाँ में सिर हिला दिया था। मुझे महसूस हुआ था कि मेरा देवर अब मुझे हर टाइम गहरी नज़रों से देखता रहता था। मैं पहले तो लापरवाह रहती थी क्योंकि मेरा देवर तो ज़्यादातर अपने कमरे में बंद रहता था, मगर अब मैंने नोटिस किया था कि उसकी नज़रें मेरे पूरे शरीर पर टिकी रहती थी और बार बार वह मुझे इस तरह से देखता था जैसे पहली बार देख रहा हो। ज़्यादातर साड़ी ही पहना करती थी और मुझे पल्लू करने की आदत बिल्कुल भी नहीं थी। वैसे मैं सूट भी पहनती थी, लेकिन डार्क कलर के और स्टाइलिश कपड़े पहनती थी। डार्क कलर की और बैकलेस साड़ी में मैं और भी ज़्यादा खूबसूरत लगती थी। मुझे कोई भी देखता तो मुझ पर से नज़रें नहीं हटा पाता था। मैं अपने देवर को कभी कुछ नहीं कह सकती थी क्योंकि वह मुझे छुप छुप कर देखता था। वो मेरे सामने तो ऐसा नहीं करता था कि वह मेरा जायज़ा लेता रहता। मैं इस बात को अच्छे से जानते हुए भी अनजान बनी रहती थी। मेरा पति खुश था कि मेरा देवर अब उनसे मेरी कोई भी शिकायत नहीं करता और वह मेरे साथ खुश रहता है। कभी कभी मुझे अपने पति का उनके भाई के लिए पागलपन बहुत अजीब सा लगता था। भाई की मोहब्बत से ज़्यादा उनका चापलूसी से भरा अंदाज होता था। मैं हैरान होती थी कि मेरा पति अपने भाई को खुश रखने के लिए इतने जतन क्यों करता है। मेरे पति की फैक्ट्री का काम ज़्यादा बढ़ जाने की वजह से मेरे पति ने कहा था कि वह कुछ दिनों तक रात को देर से घर वापस आया करेंगे और अगर ज़्यादा ही रात हो गई तो वो रात को घर नहीं आएंगे। इसलिए मैं खाना भी अपने और अपने देवर के लिए ही बनाया करूं, क्योंकि मेरे पति वहीं पर ही खाना खाया करेंगे। मैंने सोचा कि मेरे पति घर पर नहीं हैं तो आज अपने देवर से ही पूछ लेती हूँ कि रात को खाने में क्या बनना है। मेरे देवर ने तो खाने की ढेर सारी डिशेस बताई थी और कहने लगा कि भाभी, हमारे घर में कभी मेहमान नहीं आए क्योंकि हम दो भाई आखिर क्या क्या कर सकते थे। इसीलिए मैं चाहता हूं कि जितना खाना मेहमानों के आने पर बनाया जाता है इतना ही खाना आप हम दोनों के लिए भी आज बना लो। मैं अपने देवर की बात सुनकर परेशान हो गई थी। मैंने सोचा था कि चलो मेरे देवर ने जितनी डिशेस मुझे बताई है उनमें से एक या दो डिशेस तो बना ही लेती हूँ, क्योंकि हम दो लोग ही तो हैं। इतना ज़्यादा खाना बनाकर होगा भी क्या। मगर मेरे देवर ने तो कहा था कि आज आपको मेरी बताई हुई सारी डिशेस बनानी होगी। मैं इतना सारा खाना अकेले कैसे बना सकती थी। मेरी परेशानी पर मेरा देवर ने कहने लगा कि मैं आपकी मदद करवा दूंगा, आप फिक्र मत करो। मैं बेफिक्र हो गई थी, जल्दी हो जाएगा। मगर 1 घंटे बाद ही मेरे देवर ने मुझे हिलाकर रख दिया था। मैंने सोचा कि मैं थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ, उसके बाद सारे काम एक साथ निपटा लूँगी। मैं जब बिस्तर पर लेटी तो अचानक मेरी आँख लग गई थी। मेरा देवर मेरे कमरे में आ गया और मुझे हिलाकर कहने लगा कि भाभी, खाना तैयार हो गया, जल्दी से आ जाओ, आप चेक कर लो कि खाना ठीक से पका है या नहीं। मैंने घबरा कर टाइम देखा तो मुझे सोते हुए 3 घंटे गुजर गए थे। मैंने अपने देवर से कहा कि तुम कौन से खाने की बात कर रहे हो। मैं यह कहकर फिर से सो गई थी। मेरे देवर ने मुझे तंग नहीं किया था, मगर कुछ देर के बाद मैंने करवट बदलते हुए आँख खोलकर देखा तो मैं हैरान रह गई थी। मेरा देवर मेरे बराबर में ही खड़ा हो गया था। मैं घबराकर उठकर बैठ गई थी और हैरानी से अपने देवर को देख रही थी। वह नज़रें चुरा कर कहने लगा, भाभी, मैं किचन में जा रहा हूँ, आप भी आ जाओ। रात हो गई है, मैं खाने के टेबल लगा लेता हूँ। मेरा देवर कमरे से निकल गया।
जबकि मैं काफ़ी देर तक अपनी ही जगह पर बैठी रह गई थी। मैंने टाइम देखा तो रात के 8 बज रहे थे। मैं घबरा गई थी क्योंकि मैं काफ़ी देर तक सोती रही थी। कल रात वैसे भी मुझे नींद नहीं आई थी, इसी वजह से मुझे अब नींद आ रही थी और इतनी देर तक मेरा देवर भी मेरे कमरे में ही रहा था। मुझे यह बात बहुत अजीब लगी थी। मैं उठकर किचन में गई तो सामने का नज़ारा देखकर मेरे होश उड़ गए थे। मेरे देवर ने तो सारा खाना बनाकर रेडी कर लिया था। वो टेबल लगा रहा था, फिर मैंने उसके टेबल लगाने में मदद कर दी थी। मैंने उससे कहा कि यह सारा खाना तुमने खुद बनाया है? तो वो कहने लगा, हाँ भाभी, यह सब मैंने बनाया है क्योंकि मैं कुकिंग करना जानता हूँ। आप तो जानती हो कि हमारे घर में कोई औरत नहीं है, इसलिए मैं ही खाना बनाता था। तो सोचा कि आज मैं ही खाना बना लेता हूँ। मैं टेबल पर बर्तन लगा रही थी जब मेरे देवर ने अचानक मेरे कंधे पर हाथ रखकर मुझे एक तरफ किया और कहने लगा कि मैं कर लूँगा यह सब कुछ, आप कोई और काम देख लो। मैं अपने देवर के छूने पर करंट खाकर दूर हुई थी। मेरा देवर अनजान बनकर पूछने लगा था कि क्या हुआ है। मैंने सीरियस होकर उससे कहा था कि अगली बार आवाज़ देकर साइड होने को कह देना। मैं ख्यालों में थी इसलिए डर गई थी। मैं उसे डायरेक्ट नहीं कह सकती थी कि वह मुझे हाथ ना लगाए। वह जब से और लापरवाह था। इसके लिए यह कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी। मेरी बात पर तो वह हंसने लगा था और कहने लगा था कि इसमें डरने वाली तो कोई बात नहीं थी और ना ही आप इतनी बच्ची हो कि डर गई। मैं अपने देवर की बात पर खामोश रही थी और अपने काम में बिजी हो गई थी, मगर मेरा देवर ऐसे ही बहाने बहाने से मेरे करीब आने की कोशिश करता रहा था और हर बार मेरे सामने आने से पहले मेरा कंधा हिलाकर मुझे पुकारता था। मैं पहले ही दिन उससे बहुत तंग हो गई थी। मेरे दिमाग में तब सिर्फ एक ही बात थी कि मैंने अपने लापरवाह देवर को फ्री करके अच्छा नहीं किया। मुझे उसकी ज़्यादा चापलूसी नहीं करनी चाहिए थी, तभी तो वह आज मुझसे इतना ज़्यादा फ्री हो रहा था। मेरे दोपहर के खाने से निपटने के बाद सोने की आदत थी। यह मेरी बचपन की आदत थी क्योंकि दोपहर का खाना खाने के बाद मेरे मायके के सारे लोग ही सोते थे, इसलिए मैं भी सोया करती थी। मगर अब मेरा देवर रोज़ाना ही दोपहर के 3 बजते ही मेरे कमरे में चला आता था और मुझे जगाते हुए तब तक मेरे पास बैठा रहता था जब तक मैं उठकर किचन में नहीं चली जाती थी। मैंने उसे 1-2 बार इशारा करके समझाने की कोशिश की थी कि उसे मेरे कमरे में नहीं आना चाहिए। मेरे समझाने के बाद भी वह अपने भाई को जताने लगा कि वह अपने भैया की शादी के बाद उसके कमरे में नहीं जा सकता। मेरे पति को तो इस बात पर गुस्सा आ गया था और वह कहने लगे कि वह अभी भी तुम्हारे भैया का ही है, तुम्हें उसमें जाने से कोई मना करके तो दिखाए। मैं अपने पति के शब्दों पर हैरान हो गई थी। मैंने अपने पति से इस बात पर अकेले में गुस्सा किया तो मेरे पति ने जो बात कही थी वह मुझे हैरान कर देने वाली थी। वह कहने लगे कि यह मेरा सगा भाई नहीं है, हमारा पिता जरूर एक था लेकिन हम दोनों की माँ अलग अलग थी। मैंने कभी अपने भाई को सौतेलापन नहीं दिखाया, इसलिए तुम भी उसका बहुत ख्याल रखना। वह बहुत मासूम है, तुम्हारे कुछ भी गलत करने पर वह अकेलापन महसूस करने लगेगा। मुझे यह बात अजीब लगी थी कि सौतेले भाई के लिए मेरा पति इतना पागल हो रहा था जितना कि कोई अपने सगे भाई के लिए भी नहीं होता। मुझे उस दिन बड़ी बेचैनी सी महसूस हुई थी कि बात कुछ और ही थी। मेरा पति अपने छोटे भाई के सामने दब कर रहता था। उस दिन के बाद मैं अपने देवर को कुछ भी नहीं कह सकी थी। अब तो वह मेरे साथ रात के खाने में मेरी मदद करवाया करता था
और मुझे बहाने बहाने से छेड़ता रहता था। मैं परेशानी का शिकार होने लगी थी क्योंकि मैं आज़ाद ख्याल की लड़की थी और अपनी ज़िंदगी में मैंने फैशन भी बहुत किए थे, मगर इतनी बेशर्म नहीं थी कि देवर की गलत हरकतों को छेड़छाड़ समझकर नज़रअंदाज किए रखती। मैं तंग होने लगी थी। मैंने अपने पति से कहा तो वह कहने लगे कि मेरा भाई थोड़ा शरारती मिजाज का है, मगर वह बुरा नहीं है। उसके साथ ऐसी कोई बात मत करना जिसकी वजह से वह खुद दुखी हो जाए। मैं अपने पति का मुंह देखती रह गई थी। मेरा पति मेरी कोई बात नहीं समझ पाया था और ना वह मुझ पर यकीन कर रहा था। मैं परेशान रहने लगी थी कि अपने पति के पीछे में सुकून से यहाँ रह भी नहीं पा रही थी। मुझे अपने देवर के तेवर दलते हुए साफ महसूस हो रहे थे, मगर अभी वह हल्की फुल्की सी छेड़छाड़ कर रहा था और मैं उसकी हर हरकत को पहचानने की कोशिश कर रही थी। इसलिए मैं भी उसे साफ शब्दों में कुछ नहीं कह सकी थी। हालांकि देवर की हरकतें अब मेरे लिए बर्दाश्त से बाहर हो गई थी। वह मौका मिलते ही मुझे बहाने बहाने से छूने लगता था। रात के खाने के टाइम हम दोनों अकेले होते थे क्योंकि दिन के टाइम पर तो मेरा देवर जॉब पर होता था और मैं अकेली खाना खाती थी। रात के टाइम पर मैं उसी के साथ खाना खाती थी। मेरा पति तो वैसे भी किसी दिन घर पर आता ही नहीं था और किसी दिन देर से घर आता था तो खाना खाकर ही आता था और इतना ज़्यादा थका हुआ होता था कि आते ही वह सो जाया करता था। मजबूरन मैं अपने पति के बजाय देवर के साथ टाइम पास करने लगी थी। एक दिन खाना बनाते हुए मेरे देवर ने मुझसे कहा था कि वह अपने दोस्तों को डिनर पर इनवाइट करना चाहता है। मैं उस दिन बता दूं कि जिस दिन मुझे ठीक लगे मैं वह दिन उसे बता दूं और वह अपने दोस्तों को घर पर बुला ले। मैं उसकी बात सुनकर परेशान हो गई थी। मैं पहले ही हर रोज़ उसके साथ घर पर अकेली होती थी, अब वह अपने दोस्तों को भी घर बुलाना चाह रहा था। मैंने उससे कहा था कि मैं इस बारे में तुम्हारे भैया से डिस्कस करके बता दूंगी। वह कहने लगा ठीक है। उस रात जब मेरे पति देर से घर वापस आए तो मैंने उनसे कहा था कि आपका भाई अपने दोस्तों को डिनर पर बुलाना चाहता है। मैं परेशान थी क्योंकि मैं रात को अकेली होती थी। मेरे पति ने कहा कि वह हर साल अपने फ्रेंड्स को छुट्टियों के सीजन में डिनर पर इनवाइट करता है। तुम खाना मत बनाना, वह बाज़ार से खाना ले आएगा, इसलिए तुम्हें और भी ज़्यादा आसानी हो जाएगी। मेरे पति को अपने भाई से मना करना चाहिए था, लेकिन वह तो इस बात पर खुश हो गए थे। मेरी परेशानी इन दोनों भाइयों के लिए कोई मायने नहीं रखती थी। मुझे मानना पड़ा और फिर 2 दिनों के बाद मेरे देवर ने बाज़ार से खाने का इंतज़ाम कर लिया था। मैंने अपने पति से जिद की थी कि रात के खाने के टाइम पर आप भी घर आ जाना। मैं जवान लड़कों की मौजूदगी में घर पर अकेली नहीं रहना चाहती थी। मेरे पति ने मुझे भरोसा दिलाया था कि अगर उन्हें टाइम मिलेगा तो वह ज़रूर घर पर आ जाएंगे। उस दिन मैं घर के काम करते हुए भी बहुत परेशान हो रही थी और परेशानी से ही अपने पति का इंतज़ार करती रही थी। मेरे देवर के दोस्त रात होते ही घर पहुंच गए थे। वह 8 लड़के थे। मेरा देवर उन्हें लेकर घर के अंदर आ गया था और किचन में आकर कहने लगा कि भाभी, मेरे दोस्त आए हैं और वह आपसे मिलना चाहते हैं। मैं अपने देवर की इस बात पर घबरा गई थी क्योंकि मैं उसके दोस्तों से नहीं मिलना चाहती थी। मैं इंतज़ार कर रही थी कि जल्द से जल्द मेरा पति घर वापस आ जाए, लेकिन वह तो अभी तक घर नहीं आए थे। मैंने देवर से कह दिया था कि मैं उन लोगों के सामने नहीं जा सकती, मैं उनसे नहीं मिलना चाहती। वह नाराज़गी से मुझे घूरता हुआ पलट कर चला गया था। मैंने अपने पति को कॉल की तो उन्होंने माफ़ी मांगते हुए कहा था कि मैं तो काम में भूल ही गया था कि मुझे घर भी जाना है।
अब तो मैं बहुत बिजी हूँ, मुझे टाइम नहीं है, इसलिए मैं नहीं आ पाऊँगा। मुझे आने में देर हो जाएगी। तुम अकेली खाना खा लेना। मैं अपने पति की इस हरकत पर गुस्से का घूंट पीकर रह गई थी। मैंने गुस्से से अपने पति को कहा था कि अगर आप घर नहीं आए तो मैं भी अपनी माँ के घर चली जाऊंगी। यह कहकर मैंने कॉल कट कर दी थी। मेहमानों को खाना खिलाना मेरे लिए मुश्किल नहीं था, मगर इतने बहुत सारे लड़कों की मौजूदगी में अकेले होने से मुझे डर लग रहा था, क्योंकि घर में मेरे अलावा कोई और दूसरी औरत मौजूद नहीं थी। मेरा देवर तो पहले ही मेरे साथ काफ़ी फ्री होता था, अब ना जाने उसके दोस्त कैसे थे। मैं यह सोच सोच कर बहुत परेशान हो रही थी कि तभी अचानक मेरा देवर फिर से आ गया और जिद करने के अंदाज में कहने लगा था कि भाभी, मेरे दोस्त मुझसे बहुत जिद कर रहे हैं, वो आपसे मिलना चाहते हैं। आप आकर एक बार उनसे मिल लो, वरना वह लोग बुरा मान जाएंगे। मैं देवर की जिद पर अपना सर पकड़कर बैठ गई थी। वह मेरी कुछ सुनने को तैयार ही नहीं था। कहने लगा था कि मेरे दोस्त आपसे ही मिलना चाहते हैं। अगर वह जिद नहीं करते तो मैं भी आपसे इतनी जिद नहीं करता। उसकी बात मुझे परेशान कर रही थी। हार मानकर मैं उसके दोस्तों से मिलने के लिए चली गई थी, लेकिन वहां जाकर तो मेरे रोंगटे ही खड़े हो गए थे। वह लड़के शक्ल से काफ़ी लोफर लग रहे थे। मैं सामने गई तो मुझे सर से लेकर पैर तक घूरने लगे। उनकी नज़रों में कोई भी शर्म लिहाज नहीं था। मैं जल्दी से काम का बहाना बनाकर किचन में वापस आ गई थी। थोड़ी देर के बाद मेरा देवर भी किचन में आ गया था। वो मुझे बताने लगा कि मेरे दोस्त तो आपको देखकर पागल हो गए हैं। वह कह रहे थे कि तुम्हारी भाभी तो बहुत खूबसूरत लड़की है। मुझे अपने देवर की बातें बहुत बुरी लग रही थी। मैं खामोश रही थी, मगर मेरा देवर ना जाने अपने दोस्तों से कैसे यह बातें सुनकर आया था। उसके तो अंदाज ही बदल चुके थे। मैं तंग होने लगी थी। बाहर उसके दोस्त बैठे हुए थे और अंदर किचन में वह मेरे सर पर सवार खड़ा हुआ था। मैं उसकी इन अजीब हरकतों पर घबरा गई थी और उसे किचन से बाहर जाने के लिए कहने लगी। मैंने उससे कहा कि तुम यहाँ क्यों खड़े हो? तुम बाहर जाकर अपने दोस्तों को टाइम दो। मेहमानों को अकेले छोड़ना अच्छी बात नहीं होती। वह हंसकर कहने लगा कि मेरे दोस्त चाहते हैं कि मैं आपकी मदद कर दूं। वह मुझसे नाराज़ हो रहे हैं कि तुम अपनी भाभी से अकेले काम करवा रहे हो। वह सब तो खुद आपकी मदद करवाना चाहते हैं, मगर मैंने उन्हें रोक दिया है। मेहमानों से काम करवाना अच्छा नहीं लगता है ना। मैं उसकी इस घटिया बात पर कुछ बोल नहीं पाई थी। खाने का टाइम हुआ तो वो सब लोग खाने के टेबल पर बैठ गए थे। मैंने खाने के टेबल लगा दी थी और मैं किचन में ही आ गई थी। मैंने सोच लिया था कि मैं किचन में ही खड़े होकर खाना खा लूँगी, मगर मेरा देवर किचन में आ गया और कहने लगा, भाभी, आप भी हमारे साथ खाना खा लो, सब लोग आपका इंतज़ार कर रहे हैं। यह कहकर मेरा देवर किचन से बाहर चला गया। मैं हक्का बक्का रह गई थी। वो मुझे अपने दोस्तों के सामने ले जाने की बार बार कोशिश कर रहा था। मैं फ्रिज से ठंडा पानी निकालकर बाहर टेबल पर रखने गई तो वह लोग मुझे घूर घूर कर देख रहे थे और आगे बढ़कर मेरी मदद करने लगे। मैं इस हाल से बहुत तंग आ गई थी। वह सब लड़के मेरे इर्द गिर्द घूमते हुए काम करवा रहे थे। कोई भी खाना खाने नहीं बैठ रहा था, बल्कि बार बार मेरे इधर उधर टहल रहे थे। मुझे ऐसा महसूस होने लगा था कि उनकी नज़रें मुझ पर जमी हुई है। मेरा देवर इन सब लोगों से कहने लगा कि भैया घर पर नहीं आएंगे, वह रात को देर से ही घर आते हैं। यह बात सुनकर तो वह सब लोग मुझसे जिद करने लगे थे कि मैं भी उनके साथ बैठकर खाना खाऊं। मुझे बहुत ज़्यादा घबराहट सता रही थी। इससे पहले मैं माफ़ी मांगने के लिए कुछ शब्द कहती, तभी मेरा पति भी घर पहुंच गया था। तब जाकर मेरी सांस में सांस आई थी।
खाना खाने के बाद मेरा देवर अपने दोस्तों को अपने कमरे में ले गया था। मेरा पति मुझसे नाराज़ होने लगा कि मैंने इतनी सी बात को इतना क्यों बढ़ावा दिया और उसे जल्दबाजी में घर क्यों बुला लिया। मैं बेफिक्र होकर अपने पति की बातें सुनती रही थी। जो भी था वह मेरे कहने पर घर तो आ ही गए थे। यही बात मुझे सुकून दे रही थी। मैं अपने देवर के दोस्तों के लिए चाय बनाकर उनको देने के लिए गई तो उसके दोस्तों की बातें सुनकर मैं शॉक्ड रह गई थी। मेरे हाथ पैर कांपने लगे थे। मैं परेशान सी होकर वापस पलट आई थी और अपने देवर को बुलाकर मैंने उसे चाय ले जाने के लिए कहा था। मैंने अपने पति से इस बारे में बात करने की कोशिश की थी, लेकिन वह कहने लगे कि तुम्हें कुछ ज़्यादा ही वहम सता रहे हैं। मैं उनकी बात पर खामोश हो गई थी, मगर मेरे दिमाग से वह बात नहीं निकल रही थी जो मैंने अपने देवर और उसके दोस्तों से सुनी थी। कुछ दिनों तक मैं अपने देवर के बिहेवियर पर ध्यान देती रही थी और मुझे इस बात पर परेशानी हुई थी क्योंकि मेरा देवर बहाने बहाने से मेरे करीब आता जा रहा था। उसकी हरकतें बढ़ती चली जा रही थी। एक दिन मैं रात के खाने के बर्तन धो रही थी कि तभी अचानक देवर भी किचन में आ गया और मुझसे बातें करने लगा। वह बातें करते हुए मेरे करीब आ गया था और मुझे बहाने से छूने लगा कि मेरे तो होश ही उड़ने लगे थे। मेरे देवर की घटिया हरकतें बढ़ रही थी, लेकिन मैं यह सब कुछ और बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। इसलिए मेरा सब्र खत्म हुआ था और मैंने अपने देवर का हाथ झटक कर उसे किचन से जाने के लिए कहा था। वह बहुत गुस्सा हो गया था और कहने लगा कि पहले खुद मुझे अपने करीब आने के लिए तैयार करती हो और मेरे आगे पीछे घूमती हो और अब नखरे दिखा रही हो। मैं अपने देवर की बातों पर दंग रह गई थी। वह मेरी सेवा और उसका ख्याल रखने का गलत मतलब निकाल रहा था। मैं तो अपने पति की खातिर उसका ख्याल करती थी, लेकिन वह तो कुछ और ही समझ रहा था। मैंने गुस्सा होकर उसे उसके हद याद दिलाई तो वह गुस्से से मुझे दबोच कर खींचते हुए किचन से निकालने लगा। मैं घबरा गई थी क्योंकि मैं कमज़ोर सी लड़की थी। वह जवान और काफ़ी लंबा चौड़ा लड़का था। मैं उससे अपने आप को नहीं छुड़ा पा रही थी क्योंकि उसने मुझे काफ़ी मजबूती के साथ पकड़ा हुआ था। मेरे लिए खुद को छुड़ाना काफ़ी मुश्किल हो गया था। वह ज़बरदस्ती मुझे अपने कमरे में ले जाने की कोशिश कर रहा था। मैं उसके इस मकसद को जानकर डर गई थी। मेरे पति के घर वापस आने में अभी काफ़ी टाइम था। मुझे कुछ दिनों पहले अपने देवर के कमरे से उसके दोस्तों की वह बातें याद आ गई थी, जब वह मेरे देवर को एडवाइस दे रहे थे कि तुम अपनी भाभी को पसंद करते हो तो उसे मना लो और अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाओ। तुम अपने भाई से ज़्यादा अच्छे और स्मार्ट हो। तुम्हारी भाभी तुम्हारे साथ ज़्यादा खुश रहेगी। ज़रूर उसके दोस्तों ने ही उसके दिमाग को खराब कर दिया था। वह मुझे घसीटने ही लगा था, मगर मैं अपनी इज्जत का इस तरह से सौदा नहीं कर सकती थी। इसलिए मैंने अचानक झटके से अपना हाथ छुड़वाकर तेज तेज कदमों से दरवाजे तक भाग कर आ गई थी। मेरा देवर पागल हो गया था और मुझे पकड़ने की कोशिश कर रहा था। घर का गेट तो मैं उस टाइम खुला ही रखती थी ताकि मेरा पति घर आए तो उसे दरवाजे पर दस्तक नहीं देनी पड़े। मुझे इसी बात का फ़ायदा हुआ था और मैं घर से भाग गई थी। मेरे देवर ने मेरा पीछा किया था, मगर मैं उससे पहले भागकर काफ़ी दूर तक आ गई थी और वह गलत रास्ते पर मुझे ढूंढने के लिए निकल गया था। मेरे पेरेंट्स का घर काफ़ी दूर नहीं था, कुछ फासले पर ही था। इतना ही था कि मैं पैदल आराम से वहाँ तक जा सकती थी। मुझे बहुत देर लग गई थी, मगर मैं अपने घर पहुँच गई थी। मेरे माता पिता मुझे रात के टाइम पर इस तरह से देखकर घबरा गए थे। मैंने उनको झूठी तसल्ली दी, मगर अकेले में मैंने अपनी माँ को सब कुछ बता दिया था।
मेरी माँ को तो यह बात सुनकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आया था और वह कहने लगी, ठीक है, तुमने अपने देवर को इतना अपने सर पर क्यों चढ़ाया था? हमने तुम्हारी शादी जिससे की थी उसे खुश रखना तुम्हारा काम था, मगर तुम तो अपने देवर को खुश करने में लग गई। मैं रोने लग गई थी कि अब मैं क्या करूं खुद को बचाने के लिए। जो कदम मैं उठा आई थी उसके बाद तो मुझे यकीन ही था कि मेरा पति मुझे डिवोर्स दे देगा, मगर मुझे वापस घर नहीं ले जाएगा। मेरी माँ भी इस बात पर अफसोस करने लग गई थी और कहने लगी थी कि मैं तो तुम्हारे देवर से तुम्हारी छोटी बहन की शादी के बारे में सोचने लगी थी कि तुम अकेले इस घर में राज करती हो, तो सोचा कि दोनों बहनें मिलकर सारी जिंदगी इस घर में राज करेगी। मैं तो अपनी परेशानी में थी, ना जाने घर से भागने की हरकत पर मेरा पति क्या समझता। मैंने अपनी माँ से मोबाइल लेकर अपने पति को फ़ोन किया था। जैसा मैंने सोचा था मेरे पति ने मुझे वैसा ही सवाल किया। वह कहने लगे कि मैं अभी घर आया हूँ। मेरे भाई ने बताया कि तुम जल्दी में घर से निकल गई हो। उन्होंने कहा कि रात के टाइम पर इतनी जल्दी में तुम कहाँ गई हो? मैंने फ़ौरन ही उनसे झूठ बोल दिया था कि मेरी माँ की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। उन्होंने मुझे फ़ोन किया था तो मैं परेशान हो गई थी और घबराहट में मैं घर से निकल आई थी। मेरे पति ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें लेने के लिए आ रहा हूँ। मैं हैरान रह गई थी कि मामला इतनी आसानी से कैसे सुलझ गया था। अपना घर बसाने की फिक्र में मुझे इस टाइम अपने देवर का भी ख्याल नहीं आया था, जिसकी वजह से मैं घर से आई थी। मेरा पति मुझे लेने के लिए आया तो मेरी माँ ने उसे अकेले में सब बता दिया और कहा कि बेटा तुम समझदार हो, इसलिए अपने भाई को समझाओ कि वह ऐसी हरकतें ना करे। लड़के तो जवानी में कई गलतियां कर बैठते हैं, मगर अपने भाई को समझा दो, बल्कि तुम उसकी शादी कर दो ताकि वह रिश्तों की हद ना भूले। मेरी माँ को यकीन था यह सब सुनकर मेरा पति जरूर कोई कदम उठाएगा। माँ की बात सुनकर मेरा पति शर्मिंदा सा होकर बैठ गया था। मैं उसके साथ घर की तरफ रवाना हुई थी तो रास्ते में रोते हुए मैंने पति को सब बता दिया था। मुझे लगा घर जाकर वह अपने भाई को डांटेंगे, मगर वह तो मुझसे ही रिक्वेस्ट करने लगा कि तुम इस बात को अब जाहिर मत करना। ऐसे रिक्वेस्ट करना जैसे तुम कुछ जानते ही ना हो, बल्कि तुम ही उससे माफ़ी मांगकर उसे राजी कर लेना। वह कहने लगा, मेरी मजबूरी को समझो। अगर तुमने मेरे भाई को राजी नहीं किया तो मेरा नुकसान हो जाएगा। मैं हैरान रह गई थी कि अपने भाई को खुश करने के लिए मेरा पति मुझे इस हद तक गिराने के लिए तैयार था। मैं समझ नहीं पाई थी कि आखिर मेरा पति ऐसा क्यों कर रहा था। सौतेले भाई से इतनी मोहब्बत मेरी तो समझ नहीं आई थी। मैं परेशान हो गई थी कि जिस डर से मैं घर से भागी थी वह मेरे सर पर वैसा का वैसा ही लटका हुआ था। मैं घर पहुंची तो देवर सामने नहीं आया। अगले दिन जब मेरा पति फिर से काम पर चला गया तो मैं डर रही थी कि अब फिर से मेरा देवर कोई गलत हरकत ना कर दे। मेरे पति को गए हुए अभी 10 मिनट ही गुजरे थे कि अचानक मेरा देवर मेरे कमरे में आ गया और मुझसे आकर माफ़ी मांगने लगा। उसको ऐसे शर्मिंदा देखकर मैं हैरान रह गई थी। उसने मुझसे कहा, भाभी मुझे माफ़ कर दो। कल मैंने जो कुछ भी किया वह मेरी गलती थी, लेकिन मैं आपसे प्यार करता हूँ। आप मुझे बहुत अच्छी लगती हो और मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। आप कुछ भी करो, भैया से डिवोर्स ले लो और मुझसे शादी कर लो। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो मैं आपकी इज्जत खराब कर दूंगा, क्योंकि मैं आपका दीवाना हो चुका हूँ और मैं आपके बिना अब नहीं रह सकता। अपने देवर की इस बात पर तो मैं और भी ज़्यादा डर गई थी और उसने बचने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मेरा देवर बातें करते हुए धीरे धीरे मेरे करीब आने की कोशिश कर रहा था
वह धीरे धीरे अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ा रहा था और उसकी आंखों में एक अजीब सा जुनून था। मैं जाने यही वाली थी कि अचानक मेरा पति कमरे के अंदर दाखिल हुआ और उसने मेरे देवर को गिरेबान से पकड़ लिया और देवर के जोरदार थप्पड़ दे मारा। मैं यह सब देखकर हैरान रह गई थी कि आखिर मेरा पति घर कैसे आ गया था। मेरे पति ने मेरे देवर से कहा कि मैंने तुझे हमेशा सगे भाइयों से बढ़कर प्यार किया था। मुझे तेरे ऊपर शक तो तभी से ही हो रहा था जब से मेरी पत्नी मुझे तेरी इन हरकतों से आगाह कर रही थी, लेकिन मैंने सोचा कि वह झूठ बोल रही है। यह तो अच्छा हुआ कि आज मेरा मोबाइल घर पर रह गया था। मुझे रास्ते में ही याद आया कि मेरा मोबाइल घर पर रह गया है। अभी मैं ज़्यादा दूर तक नहीं गया था, इसलिए मैं लेने के लिए आ गया। यही वजह है कि आज मेरे सामने तेरी सारी हकीकत खुल कर आ गई कि तू कितना घटिया इंसान है। मेरे देवर ने मेरे पति से कहा कि तुमने मेरे ऊपर हाथ कैसे उठाया। उसने फौरन ही मेरे पति को झटक दिया था। तुम जानते हो ना कि यह सब कुछ मेरे नाम पर है। मैं तुम्हें अभी खड़े खड़े इस घर से निकाल सकता हूँ। मेरे पति ने कहा कि तुम क्या मुझे इस घर से निकालोगे? मैं खुद यह घर छोड़कर जा रहा हूँ। जहाँ पर मेरी पत्नी की इज्जत को खतरा है, मैं उस जगह को खुद ही छोड़कर जा रहा हूँ। दरअसल मेरा देवर मेरे ससुर की दूसरी पत्नी का बेटा था और मेरा पति उनकी पहली पत्नी का बेटा था। मेरे ससुर की दूसरी पत्नी ने चालाकी से सारी जायदाद अपने सगे बेटे के नाम करवा ली थी और अपनी सौतन का बेटा मतलब मेरा पति उनके नाम कुछ भी नहीं करवाया था। यह सब कुछ जो भी था मेरे देवर के नाम पर ही था। यही वजह थी कि मेरा पति इस घर में खामोशी से रहना चाहता था और अपने सौतेले भाई को उसने हमेशा सगे भाई की तरह प्यार किया था। यही बात उनको मजबूर कर रही थी। मेरे पति के सामने आज उसके सौतेले भाई की हकीकत खुलकर सामने आ गई थी। मेरे पति ने कहा था कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने अपने सौतेले भाई पर यकीन किया क्योंकि सौतेला सौतेला ही होता है और वह कहीं पर भी अपना सौतेलापन दिखा देता है। उस दिन मेरे देवर और पति की बहुत लड़ाई हुई थी। मेरे पति ने अपना और मेरा सामान पैक करवा लिया था। उसके बाद हम दोनों वह घर छोड़कर चले गए थे और हम लोग दूसरे शहर में आकर किराए पर रह रहे हैं। यहाँ पर मेरे पति की नौकरी भी अच्छी जगह पर लग गई। मैं अपने पति के साथ अब बहुत खुश हूँ क्योंकि भगवान की करनी अच्छी थी कि मेरे पति के सामने अपने सौतेले भाई की हकीकत खुल कर आ गई, वरना तो मैं उस दिन अपनी इज्जत को खो बैठती। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए। कोई भी इंसान बिना मतलब के आपके साथ अच्छा नहीं बनता। हर किसी का कोई ना कोई मतलब होता है। मतलब की दुनिया है। यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं और ऐसे ही कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।